पहले दिन ओरिएंटेशन में मुझे आज भी याद है, जब मैं न्यूयॉर्क गई, एनवाई में पहुंची, मुझे ये बोला गया कि तो सबसे पहले एक इंजीनियर के थॉट प्रोसेस में यूएस क्यों आता है? एक फाइट आपकी यहाँ से जाने से पहले ही शुरू हो जाती है। एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम और एक यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, चाहे वो स्कूल तक की बात है, वो है जो 10 साल पहले खत्म हो चुका है। कि जैसे कि आप यूएस जाते हो या यूरोप जाते हो तो हम देखते हैं कि हर जगह पे लोग गांजा ले रहे होते हैं, सिगरेट फूक रहे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स बहुत ज़्यादा हर जगह पे छुट्टा ले रही होती है। जब आप सड़कों पे निकलते हैं तो वो आपके साथ में लग जाती है, उसमें आप एक पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। यूएस लॉज है कि आप 1 साल तक यूनिवर्सिटी के बाहर अपने कोर एकेडमिक जो आपका करिकुलम है उसके बाहर जॉब नहीं कर सकते। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का होता है? वो रील्स जो बच्चे देख के अट्रैक्ट होते हैं कि लाइफ बहुत एस्थेटिक है, वो वैसे नहीं है। 30,000 का महीने के जॉब से आज आप 3.5 करोड़ रुपए के साल के पैकेज पर पहुंचे। 3 इडियट का एक सीन है जिसमें बोलते हैं कि दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, और दोस्त पैकेज 3.5 करोड़ का पैकेज हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। और आपको जब ये पता चला कि यार अब मैं करोड़पति हो गई हूँ, तो आपको खुद को कैसा लगा? दोस्तों, मैड माइक के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमित जोशी और आज मेरे साथ हैं तेजस्विनी ओझा। तेजस्विनी जो है ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट रही हैं और अभी भी शायद वहां पढ़ रही है। उन्होंने वहां से मास्टर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर ली है। तेजस्वी अपने बारे में बताएं। और मैं ये जो एपिसोड शूट कर रहा हूँ आज, इसका जो मेन रीजन है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा यूएस जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, और ये जो जब से ट्रम्प आए हैं तब से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को ये बताएं कि जो यूएस का जो ड्रीम है, यूएस जाना है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे जाया जा सकता है, और वो जो यात्रा है उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं, कैसे हम फेक लोगों से बच सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे मैड माइक शो के अंदर। तेजस्वी, सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो नाम है तेजस्विनी, इसका मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है तेज, एक ऊर्जा जो कि अपने साथ में एक रोशनी लेके चलती है और जहाँ भी जाती है वहाँ पर सब रोशन कर देती है। तो हमारा जो स्टूडियो है अभी बहुत अच्छा रोशन हो चुका है आपके आने से और आपकी स्माइल से। तो तेजस्विनी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको दिमाग में कैसे आया कि मुझे यूएस जाना है? मैंने अपना बैचलर्स मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है। और जब मैं पहली बार वहाँ गई, और इससे पहले मैं आईएएस बनना चाहती थी, पर जब मैं वहाँ गई, मैंने कंप्यूटर्स के अंदर पढ़ना शुरू किया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत कुछ है जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के अंदर आ रहा है मेरे। और वहाँ से एक नई शुरुआत हुई कि मुझे सिर्फ बीटेक के बाद में पढ़ना रुकना नहीं है, मुझे और आगे परस्यू करना है, मुझे और डीप में जाना है, चाहे वो अदर टेक्नोलॉजीज हों, क्योंकि 5 साल पहले एआई, क्लाउड, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, ये सब काफ़ी न्यू थी, सब बन रही थी, और उस टाइम पे मुझे और इसमें इंटरेस्ट आया, एंड उसके बाद से फिर मैंने बाहर जाने की तैयारी शुरू की। देखिए, आपके जो फादर है एक बहुत राजस्थान सरकार के अंदर बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आपने बचपन से वो लाइफ जिया है जिसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लग्जरी जिसको बोलते हैं, कि एक आईएएस का जो बच्चा होता है उसको पैदा होते ही जो लग्जरीज मिलती हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन है कि आप आ रहे हो घर में और 4 लोग आपको लोग पानी दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, आपको उठना नहीं पड़ रहा अपनी जगह से। अब यूएस के अंदर जा रहे हो तो आपको ये नहीं है कि मैं एक बार ट्राई कर लूं एडमिनिस्ट्रेशन की, या मुझे मतलब हर थॉट इंजीनियर का भी एक थॉट प्रोसेस में रहता है कि आईएएस वाईएएस मार लूं? वो था बचपन से ही, वो एक माइंडसेट था कि अगर पापा आईएएस हैं तो हमें आईएएस की तरफ जाना है, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा अपब्रिंगिंग दिया गया, अगर आपके फादर ने यहाँ लकीर बनाई है तो आपको सुपर बनानी है। पर मेरे फादर को मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगी कि उन्होंने हमेशा सिखाया आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, ऐसा कुछ करो जिससे तुम समाज का भी अच्छा कर सको और खुद के लिए करना चाहो। वो एक हमेशा माइंड में रह गया कि मैं आईएएस आरएएस बन के भी जितना मैं लोगों के लिए कर सकती हूँ वो बहुत अमेजिंग है, पर वो कहीं ना कहीं वो मेरी राह है या नहीं मुझे पता नहीं था। पर जब मैंने कंप्यूटर्स के अंदर स्टार्ट किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने वेब डेवलपमेंट से शुरुआत की, मैंने
फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते जब एक नई कंपनी के साथ में काम करना शुरू किया, मेरी इंटर्न लगी, तब मैंने देखा कि इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, इसके अंदर मुझे और इंटरेस्ट बन रहा है। और फिर वहाँ से मेरी पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई, जहाँ पर मैं सिर्फ काम ही नहीं कर रही थी, मैं सीख ही नहीं रही थी, मैं नई चीज़ें भी बना रही थी। और फिर दैट लेड टू माई स्टार्टअप्स एंड अदर थिंग्स, और उसके बाद में ट्रेजेक्ट्री पूरी चेंज हो गई। बट डेफिनेटली ये पॉइंट है कि जब आप एक लग्जरी में पले बड़े होते हो, आप एक पावरफुल एनवायरनमेंट में आते हो, वो कंफर्ट लेवल बहुत डिफरेंट होता है। तो उसको छोड़ के जाना जहाँ पर आप सब अपने आप बिल्ड करना चाहते हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप पैशनेट हो तो फिर चीज़ें अपने आप होती हैं, रास्ते अपने आप खुलते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर फिर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मास्टर्स करने यूएस जाना है। यूएस क्यों चुना? यूके, यूरोप, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मास्टर्स और भी बेहतरीन होता है। तो सबसे पहले एक इंजीनियर के थॉट प्रोसेस में यूएस क्यों आता है? क्योंकि यूएस सबसे बड़ा हब है ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज का। चाहे हम बात करें जेन एआई, चाहे हम बात करें एजेंटिक एआई, चाहे हम बात करें मशीन लर्निंग एआई, या फिर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज, या फिर हम बात करें ब्लॉकचेन, ये सब जो स्टार्ट हो रही हैं या बिल्ड हो रही हैं या सपोर्ट करी जा रही है, वो सबसे ज्यादा यूएस में। नो डाउट जर्मनी, जब मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ, वर्किंग विद देम, वो बहुत डिफरेंट है। दे आर ऑल्सो वर्किंग अमेजिंगली, बट फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप देखें तो यूएस इज 10 years ahead। वो ऑलरेडी उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो अब हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से वो हमेशा एक फर्स्ट माइंडसेट आता है कि इफ़ यू आर गोइंग इन टेक, अगर आप टेक में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज में, तो आपको सबसे बेस्ट एक्सपोजर यूएस में मिलता है। एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम और एक यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें थ्योरेटिकली बहुत पढ़ाया जाता है, हमें हर चीज़ रटाई जाती है, हमें हर चीज़ जो बता दी गई हमें वही फॉलो करना है। आज भी हम जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, चाहे वो स्कूल तक की बात है, वो है जो 10 साल पहले खत्म हो चुका है, या फिर हम उसको अपडेट ही नहीं कर पाए हैं। वहीं अगर हम बात करें यूएस एजुकेशन की, वो टाइमली अपडेट करते हैं, वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम हमारे बच्चों को रटाना नहीं चाहते, थ्योरी नहीं समझाना चाहते, हम उन्हें चाहते हैं कि वो विद टाइम प्रैक्टिकल हो, एनालिटिकल सोचें। तो वो ग्राउंड के लिए तैयार करते हैं, ना कि सिर्फ थ्योरी के लिए। यूएस की कंपनियों का ऐसा क्या खोज के लाता है कि जैसे ही हमारा जो बच्चा है आईआईटी कर लेता है, तो आईआईटी कैंपस के अंदर वो भर भर के आती है और इनको उठा उठा के यूएस ले जाती है? जब आप एक आईआईटी जैसे एग्जाम को फाइट करते हो, आप वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम फाइट कर रहे हो, आपका एनालिटिकल ब्रेन, आपका थिंकिंग ब्रेन इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके बाद में आप किसी भी तरह का एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या फिर कोई काम करने रिलेटेड, वो इतना वर्सेटाइल हो जाता है कि वो हर चीज़ को अडेप्ट कर पाता है, हर चीज़ को समझ पाता है और उसमें बेटर परफॉर्म कर पाता है। और जब कोई बच्चा आईआईटी के 4 साल का रिग्रेस वर्कलोड संभाल के आगे निकला है, वो उनके लिए बहुत फाइन ब्रेन है। और जब हम यूएस जाते हैं तो हम बहुत कम पैसे में, इन कंपैरिजन टू यूएस के जो बच्चे हैं जो वहाँ पर स्टार्टिंग से जा रहे हैं या फिर वहाँ पर हैं, दे वांट अ लिटिल हायर पे। पर वहीं जब वो हमें लेके आते हैं या फिर वो हमसे बात करते हैं, उन्हें बेटर न्यू ब्रेन्स मिल रहे हैं और उसके साथ में उन्हें उतने ही फास्ट भी मिल रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडियंस ही क्यों, पाकिस्तानी क्यों नहीं, चाइनीज क्यों नहीं, और दूसरी दुनिया के ऐसा तो है नहीं कि बाकी के जो बच्चे हैं वो डफर है, तो वो वहां से क्यों नहीं उसको उठा रहे? क्या आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस सिर्फ इंडिया में है? क्या इंडिया के बाहर नहीं है, जैसे ब्रिटिश में है, ऑक्सफोर्ड है या दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं? इंडियंस को ही क्यों वो एज ए प्राइमरी एम्प्लॉय लेके जाना चाहते हैं? इसके काफी रीजंस हैं। इसका डेफिनेटली सबसे बड़ा रीजन एक आईआईटी है। आईआईटी के अंदर जब आप जाते हो तो आप ना ही सिर्फ उस फाइट को लड़ रहे हो, क्योंकि आईआईटी तक पहुंचना हमें बताया जाता है कि एक हार्ड चैलेंज है, बट उसके बाद 4 साल वहां निकालना भी अपने आप में बहुत हार्ड चैलेंज है। आपको उन प्रोफेसर से डील करना है जो वर्ल्ड वाइड बड़े कंपनीज के साथ में हो गए या फिर बड़ी कंट्रीज के साथ में, अदर रिसर्चर्स के साथ में कॉन्स्टेंटली कोलैब कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। वो उस तरह के एक्सपोजर से ऑलरेडी कंफर्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ में जो बच्चा इतना फाइट करके आया, जिसका ब्रेन इतना स्मार्ट है ऑलरेडी, वो रेडी है फॉर एनीथिंग विच इज थ्रोन एट हिम। वो किसी भी तरह का आप उसको काम दोगे, वो आपको कंप्लीट करके देगा विद इन टाइम। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हो कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं,
कल्चरली डाइवर्सिटी जो भी हम देखते हुए आते हैं उसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है, बिकॉज हम हमारे मॉरल्स, हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बाकी कंट्रीज के अंदर इतना नहीं देखा जाता। नहीं, बट चाइनीज है, उनका कल्चर है, दे आर ऑल्सो वेरी एडवांस इन इंस्टीट्यूशन, इन एजुकेशन। डेफिनेटली। यदि हम बात करें रशियंस की तो उनका भी बहुत हैवी लेवल का एजुकेशन सिस्टम है। यदि हम बात करें ब्रिटिशर्स की तो वो भी, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ऐसा क्या थॉट प्रोसेस होता है यूएस की कंपनीज का, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कि उनको इंडियन ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है? क्या ये एक सस्ता लेबर है इसलिए, या सस्ता लेबर के साथ ब्रेन है? पर यदि ऐसा है तो फिर चाइनीज कंपनीज के चाइनीज लड़के बच्चे क्यों नहीं आते? इसका मैं ये नहीं कहूंगी कि हम चीप लेबर ही हैं। डेफिनेटली हमारा ब्रेन ज्यादा वर्सेटाइल है, हम बहुत चीजों को जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं जो बाकी कंट्रीज के बच्चे इतना नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो डाइवर्सिटी, वो कल्चर, वो चीजें सब देखते हुए आते हैं। हम जितना प्रेशर झेल सकते हैं उसका लेवल बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। चाहे वो आईआईटी हो, फाइट करना हो, फिर उसके बाद में पढ़ना हो, चाहे फिर अदर चीजों को मैनेज करना हो, हम ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। इसके साथ में चाइनीज कम्युनिटीज के साथ में या स्टूडेंट्स के साथ में सबसे बड़ा इशू है लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, और वो उनको एक कम्युनिकेशन बैरियर हमेशा रहता है। पर वो इशू इंडियंस के साथ में उनको नहीं आता। जितना अडेप्टिवनेस इंडियंस के अंदर उन्हें मिलता है, जितना हाई वो जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, देयर विलिंगनेस टू वर्क इज समथिंग विच इज हाईली अप्रिशिएटेड, और वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो इंडियंस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज आपने मेरे दिमाग में क्लियर किया कि हम लोग इसलिए ज्यादा उन लोगों को कैच कर लेते हैं कि एक तो हमारा जो लैंग्वेज है, हमारी भाषा इंग्लिश है जो हम बात कर लेते हैं। चाइनीज के साथ ही दिक्कत आती है, या रशियंस के साथ या जर्मन्स के साथ दिक्कत आएगा कि उनका लैंग्वेज का इशू आएगा। दूसरा, हम ज्यादा हार्ड वर्कर है, ज्यादा मेहनत करते हैं। और तीसरा जो रीजन मुझे समझ में आया, शायद कॉस्ट, कि हम कम पैसे पे भी शायद काम कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव करना है हमें जी। अब मेरा सवाल ये कि जितना भी लड़का है जो आईआईटीएन है, जिसको देश ने इतना कुछ दिया है, टैक्स के पैसे से उसने इंजीनियरिंग करी है, आईआईटी किया, ये सारे लोग सिर्फ यूएस ही क्यों जाना चाहते हैं? ये इंडिया के अंदर क्यों नहीं काम करना चाहते? ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर काम नहीं करना चाहते। इंडिया के अंदर भी अब कल्चर बहुत ज्यादा एक अच्छे पेस पे बदल रहा है, चेंज हो रहा है। चाहे आप बात करें परप्लेक्सिटी की, चाहे आप बात करें कर्सर की, चाहे आप बात करें कॉइन बेस की, चाहे आप डिफरेंट कंपनीज का नाम लें, इंडियन स्टार्टअप्स ही अब सबसे ऊपर आ रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड लोग उनको यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उनके सबको लैब कर रही है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियंस यूएस ड्रीम की तरफ इसलिए भी जाते हैं क्योंकि हमें बचपन से कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि यूएस जाना, यूएस में काम करना एक गोल्डन लाइफ है, और वहां पर जाने के बाद डेफिनेटली यू आर पेड मोर। इंडिया के अंदर आपका 3 करोड़ का पैकेज नहीं लगेगा, पर आपका वही पैकेज जब यूएस में लगता है तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके पास एक बहुत बड़ा टैग जुड़ जाता है। जब आप यूएस जाते हैं, आपके लिए वर्ल्ड आपके लिए खुला होता है, चाहे फिर आप जर्मनी जाना चाहें, चाहे आप कहीं भी जाना चाहें। जब आप टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएस या फिर ऑफ वर्ल्ड से ग्रेजुएट होते हैं, तो आप हर कंट्री के लिए सबसे क्रीम ब्रेन है, सबसे फाइन ब्रेन है। और बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट नागरिकता भी देती हैं, और इसके साथ साथ में वर्क वीजा भी आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करती हैं ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। सो ये बहुत सारी अदर रीजंस हैं कि बच्चे यूएस की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। पर मोस्टली बिकॉज हर बड़ी कंपनी हो, चाहे फॉर्च्यून 500 हो, चाहे 50 हो, या फिर अच्छे स्टार्टअप्स हो, यूएस के अंदर अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, यूएस के अंदर अच्छे रिसर्चर्स हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में वो चलना चाहते हैं। और इसके साथ साथ में आपको वहाँ जिस तरह की ग्रोथ मिलती है, या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप जिसको कहते हैं, वो बहुत फास्ट होती है, और वहां पर अपने आप को सेटअप करना बहुत ईजी हो जाता है। मुझे एक चीज बताइए कि जैसे किसी बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया, बीटेक कर लिया, चाहे उसने आईआईटी से किया या एमएनआईटी से किया या किसी रीजनल कॉलेज से किया, अब उसका सपना है कि मुझे यूएस के अंदर जाके मास्टर्स करना है, तो क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है? दूसरा, मैं बहुत सारे जगह पे ये आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि वहां पर एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी पकड़ी गई, बच्चे परेशान हुए, उन बच्चों के पांव के ऊपर फिर यूएस के पुलिस ने कॉलर बैंड्स बांध दिए जिससे कि उनके लोकेशंस और मूवमेंट को ट्रैक कर सके।
तो इन सब चीजों से एक बच्चा कैसे बच सकता है? पहले तो अगर हम बात करें कि आप टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करना चाहते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम देने से ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको नहीं देती। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप अपने ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आपकी जीपीए बहुत मैटर करती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो इतना वर्थ नहीं है, बट फिर भी वो आपका एक फाउंडेशन बना रहा है। तो उसके अंदर वो आपकी जीपीए, सीजीपीए, जो भी आप कहना चाहते हैं, बहुत जीपीए मैटर क्या करता है। होता है? जीपीए हो गया आपका ग्रुप परसेंटेज एग्रीगेट। वहीं सीजीपीए होता है आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज एग्रीगेट। ग्रुप होता है जो आपका सेमेस्टर वाइज आता है, सीजीपीए जो आपका टोटल ऑल ओवर सेमेस्टर्स वाइज चल रहा है। फॉर 8 सेमेस्टर्स या 6 सेमेस्टर्स उसका क्यूमुलेटिव होता है। इसके अंदर अगर आप 8.5 से ऊपर 8.5 सीजीपीए से अगर आप मेंटेन करते हैं इससे ऊपर या यहाँ तक, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको लेने के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो सबसे पहले तो आपका शुरू होता है कि आप एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करें। मतलब इंडिया के अंदर एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। कोई भी कॉलेज हो। अच्छा। इसके बाद में आप पेपर्स लिखना शुरू करें, रिसर्च करना शुरू करें, या फिर आप अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा इंटर्न कुछ अपनी प्रोफाइल पे ऐड करें। वो बहुत कुछ हो सकता है कि आप क्लब के हेड थे, आपने कुछ टेक्नोलॉजी के पेपर्स लिखे, आपने किसी तरह से कुछ काम किया, आपने इंटर्न किया। अगर आप ऑलरेडी आप 3 साल का वर्क एक्स या 2 साल का वर्क एक्स लेके मास्टर्स में जाते हैं तो आप डेफिनेटली ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपकी मास्टर्स में एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने की। बट वो लोग जो डायरेक्टली जाना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, उनको अच्छे पेपर्स, अच्छे से अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हैं, अगर एक यूनिवर्सिटी क्या देखती है कि बच्चे के अंदर क्या क्या है, क्या वो एक अच्छा परफॉर्मर है, क्या उसके साथ में वो बाकी चीज़ें भी कर सकता है, वो टीम कोलैबोरेशन कैसा कर सकता है, वो कितना कोलैबोरेटिव माइंड का है, उसने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उसके प्रोफेसर्स ने उसके किस तरह के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखे हैं, या फिर उसकी कंपनी जिससे वो आ रहा है काम करके पहले, उसने किस तरह के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखे हैं, लोग कितना उसको रिकमेंड करते हैं, क्या लिख रहे हैं उसके बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आता है एसओपी, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी कहते हैं, कि आप अपने बारे में कैसे बता रहे हैं। आपका रेज्यूमे तो आप देते ही हैं जब आप कोई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, बट आपका एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी को अपने उस लेटर से ये बता रहे हैं कि क्यों उसको आपको लेना चाहिए, आपके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है जो आपको बाकियों से अलग बनाता है, या फिर आप उस यूनिवर्सिटी से सीख सकते हैं वहाँ जाके। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद में आता है आपका जीआरई, जीमैट, इस तरह के एग्जाम्स जो अगर आप निकालते हैं, आप अब थोड़ा और सिनेरियो चेंज हो गया आफ्टर कोविड की जीआरई, जीमैट को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, आपकी प्रोफाइल ऑल ओवर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपका जीआरई, जीमैट में एक अच्छा स्कोर है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक वे है जिससे वो ये टेस्ट करते हैं कि बच्चा कितना फाइन है और क्या वो केपेबल है ऑफ कमिंग हियर। एंड आइल्स या फिर टोफेल, ये इंग्लिश एग्जाम्स हैं जो आपको देने ही पड़ते हैं, जिनके बिना आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोसेस है, अगर कोई बच्चा फॉलो करता है तो वो अच्छी यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकता है। तो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अभी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई बच्चा पढ़ रहा है कोलंबिया के अंदर, कोई और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, तो किस मतलब कैसे वो उसको ये डिसाइड करना है कि मुझे एनवाईयू में जाना है या मुझे कोलंबिया में जाना है या मुझे सिनसिनाटी में जाना है, मुझे मियामी में जाना है, तो ये वो खुद डिसाइड करता है या यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है? ये वो खुद डिसाइड करता है। अब जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एनवाईयू के अंदर पढ़ना है, तो अब मैंने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, टॉफेल क्लियर कर लिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके बाद में वो चूज करता है, वो अपने हिसाब से देखता है। जैसे अगर हम कंपेयर करें कोलंबिया वर्सेस एनवाईयू, उसके लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि कोलंबिया में डेफिनेटली जहाँ पर प्रोफेसर्स यान लेकिन जैसे प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं जो मेटा के रिसर्चर हैं, हेड ऑफ द रिसर्चर, वहीं अगर हम बात करें वो थोड़ा प्राइसी साइड भी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे बच्चे ये तय करते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। सबसे पहला जिस चीज़ पे हम देखते हैं वो होता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग, यानी वर्ल्ड लेवल रैंकिंग क्या है उस यूनिवर्सिटी की। ऐसा माना भी जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग 300 या 500 से नीचे हो उसकी तरफ ना जाए,
क्योंकि उसके बाद में आपको जाने के बाद कुछ बहुत फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है फ्रॉडुलेंट यूनिवर्सिटी भी हो, जैसे कि आपने बात की। इसके बाद में आप कंपेयर करें कि आप उस सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी इज अ वेरी प्राइम यूनिवर्सिटी, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि उसके प्रोफेसर्स बहुत अमेजिंग हैं, उसके साथ साथ में वो न्यूयॉर्क में है। पूरी सिटी आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उस सिटी के अंदर आपका कोई एक तरह से यूनिवर्सिटी जैसा माहौल नहीं है, कोई कैंपस नहीं है। तो जहाँ पर आप इन्वेस्टर्स से सबवे में मिल रहे हो या फिर आप कहीं और जा रहे हो, पूरी सिटी आपके लिए ओपन हो गई है। ये एक बेनिफिट है जो मुझे अच्छा लगा। वहीं हो सकता था मैं कोलंबिया की तरफ भी जा सकती थी। तो ये बच्चे पे बच्चे डिपेंड करते हैं। तो वो अप्लाई कैसे करेगा? इंटरनेट पे जाएगा, एनवाईयू की वेबसाइट खोलेगा जी, और उस पे जाके अप्लाई कर देगा अपना जो भी डाटाज है, या कि मुझे एडमिशन लेना है। दो टर्म्स के अंदर अप्लाई होता है, स्प्रिंग या फॉल। फॉल होता है जो हमारा अगस्त से चालू होता है, स्प्रिंग हमारा जैन से चालू होता है। इसका एप्लीकेशन लगभग 6 महीने पहले, 5 महीने पहले चालू हो जाता है। जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। आप अप्लाई करें, अपना एसओपी डालें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डालें, रेज्यूमे डालें, अपनी डिटेल्स डालें, और फिर उसके बाद में वेट करें। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर सबके रिजल्ट्स आउट होते हैं, और फिर आपको उससे आइडिया लगता है। तो एक बच्चा एक साथ कई यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकता है? जी। तो हर यूनिवर्सिटी का कोई चार्ज होता है अप्लाई करने का? जी, तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट चार्ज। मोटा मोटा कितना लगता है? मोटा लगभग 5,000 से 10,000 रुपए कि आपको एक बार अप्लाई करने के 10,000 रुपए लगेंगे। आपने अप्लाई कर दिया, अब आपने 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, किसी ने में तो आपकी लॉटरी लगी जाएगी। जी। तो ऐसा लग जाती है? नहीं लगती। तो मतलब इसमें किस, अब NYU के अंदर आपने अप्लाई किया और आप जैसे 500 बच्चों ने अप्लाई किया, तो NYU किस बेस पे आपको लेगा? NYU डिफरेंट बेसिस पे लेता है आपका। अगर मैं बात करूँ, कोई 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो किस फील्ड में काम करता था, कौन सी कंपनी में काम करता था, वो किस तरह पैशनेट है, इसके साथ साथ में वो आपका एसओपी पढ़ेंगे, आपका LOR देखेंगे, आपके रिकमेंडेशंस किसने लिखे हैं। अगर आप पहले कोई एकेडमिक पेपर्स लिख के आए हैं, उसको कितने लोगों ने पढ़ा, उसकी रेलेवेंसी क्या है, फिर उसके हिसाब से आपका GMAT GRE स्कोर कैसा था, आपका एकेडमिक प्रोफाइल कैसा रहा, ये डिफरेंट चीजों के ऊपर फिर वो वे करते हैं। तो अब ये जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जितना भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे, तो जैसे इंडिया के अंदर आदमी पढ़ रहा है, IIT में गया तो एक नॉमिनल फीस लगती है उसकी। जी। तो क्या वहाँ पे भी सबके लिए नॉमिनल फीस है, सबको सेम फीस देना पड़ेगा? सबको सेम फीस होता है। डेफिनेटली एक स्कॉलरशिप होता है जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, क्योंकि NYU एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसका स्कॉलरशिप कम है। पर अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, जैसे जॉन हॉपकिंस है, उसका थोड़ा स्कॉलरशिप का लेवल ज्यादा है। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो एक एवरेज फीस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक अच्छी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर? एक अच्छी अमेरिकन यूनिवर्सिटी का साल भर का सिर्फ ट्यूशन फीस लगभग 70 से 80 लाख रुपए होता है। इसके अलावा आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ वहाँ पे सस्टेन करने के लिए चाहिए, ताकि आप खाना पीना रहना उस सब में आप। तो 2 साल का यदि कोर्स हुआ तो सीधा 1.5 करोड़ रुपए ट्यूशन फीस लग जाएगा, और 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से करीब 12 दूना 24 लाख ये लग जाएगा। तो मोटा मोटा आपको 2 करोड़ रुपया चाहिए यदि आप US से मास्टर्स करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कोई जगह है US के यूनिवर्सिटीज में जहाँ पर सस्ती रेट्स के अंदर मास्टर्स हो जाता हो? अगर आप 150 QS वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी से नीचे आते हैं तो प्राइसेस भी कम होती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कम है फिर वो कम प्राइस लेता है। अगर वो ये देखता है कि बच्चा बहुत आउटस्टैंडिंग है, ओवर अचीवर है, फिर वो उसको उस तरह से स्कॉलरशिप भी देता है कि उसने उसका काफी हद तक कम कर दिया। इसके अलावा आप जब आप फॉर्म भर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, फिर वो उसी हिसाब से अगर आप फाइन है उनके लिए या फिर आप उनके लिए आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको कंपनसेट भी करते हैं फाइनेंशियल एड में। तो मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो है वो US के अंदर मास्टर्स नहीं कर सकता यदि उसके पास पैसे नहीं है। तो मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन आदमी के पास 2 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता कि साल का। ऐसे में ज्यादातर बच्चे लोन लेते हैं।
डिफरेंट, चाहे वो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो या फिर बैंक से हो, जितने भी बच्चे आते हैं सब सेल्फ फंडेड नहीं होते, काफ़ी बच्चे लोन पे भी आते हैं, फिर वो आफ्टर ग्रेजुएशन धीरे धीरे काम के साथ में लोन को क्लियर करते हैं। तो हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं तेजस्विनी आपकी। आप जब यहाँ से गए, क्लाइमेट बहुत चेंज था, तो सबसे पहले तो एक राजस्थानी क्लाइमेट से एक दूसरे देश के क्लाइमेट में आपको क्या चेंजेस लगे, हेल्थ पे इसका क्या चेंज आया, इसके बारे में हम बात करते हैं। और बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है जो इंडिया से या और अदर कंट्रीज से यूएस पढ़ने जा रहे हैं या किसी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उन्हें क्या चेंज, उनके हेल्थ इश्यूज क्या रहते हैं और किस तरह का क्लाइमेट चेंज उन्हें मिलता है। अगर मैं इसमें सबसे पहले बात करूं तो एज अ राजस्थानी हम बहुत ज़्यादा गर्मी से अडेप्टेड होते हैं। हम किसी भी तरह की गर्मी के अंदर रह सकते हैं, चाहे वो फिर 10 डिग्री हो, चाहे वो फिर 35 डिग्रीज हो या 55 डिग्रीज हो। पर वहीं अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है। लगभग आप सिर्फ समर्स को छोड़ दें, जो कि हमारा जुलाई से लेके अगस्त का समय छोड़ दें, इसके अलावा जो बाकी का ऑल अराउंड द सीजन रहता है वो काफ़ी ठंडा रहता है। लगभग 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री ये सुबह शाम टेम्परेचर वहाँ रहता है। जब आप पहली बार अगस्त, जो कि फॉल सेमेस्टर होता है, जब आप शुरू करते हैं, तो उस समय पे काफ़ी ठंडी हवाएं रहती है, चिल्ड मौसम रहता है, और वो बहुत डिफरेंट सीजन अडेप्टेशन हो जाता है, जो कि हम बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं होते हैं उससे। इसके अलावा हमें हर चीज़ काफ़ी प्राइसी लगती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम जब इंडिया से जाते हैं यूएस, तो हम एक इंडियन माइंडसेट से जाते हैं, हम हर चीज़ को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर में नहीं देखते हैं, क्योंकि वो हमें इतना आइडिया नहीं होता है कि हम उस रेट के हिसाब से देखें। उस माइंडसेट को डेवलप करने में ही हमें लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है कि हम समझें कि अगर यहाँ पे पानी $2 का है, तो यानी 200 रुपये का पानी, हमें 12 रुपये की पानी की बॉटल की आदत होती है, तो वो हमें ज़्यादा लगता है कि हम इसे कहीं बचा लें, हम इसे कहीं और सेव कर लें। चाहे आप सेल्फ फंडेड हैं या फिर आप लोन पे आ रहे हैं, आपके लिए एक एक मनी, एक एक पेनी, एक एक डॉलर बहुत मैटर करता है जब आप पहली बारी में आते हैं। तो इसके साथ में आप जब अपने आप को सेटल कर रहे हैं, आप बहुत चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, इमोशनली आप डिटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली से, आपको नई जगह पे सेटअप करना है जो कि बहुत डिफरेंट कंट्री है, और अगर आपके पास वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपकी हेल्थ पे इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आते ही आप इंडियन खाना नहीं, आप बेसिक खाना देखते हैं, आप पिज्ज़ा खाते हैं या फिर आप कहीं किसी चीज़ से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे फिर आप अपनी ग्रोसरी सेटअप करते हैं, आप घर सेटअप करते हैं, आप सामान लाते हैं, हर चीज़ आपको थोड़ी प्राइसी लगती है, तो आप थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं आप बचाने की कोशिश में रहते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी होना, सर दर्द होना, या फिर सीज़न चेंज की वजह से कोल्ड होना, ये बेसिक कुछ हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उन दोनों स्टूडेंट्स को वहाँ किस तरह सरवाइव वो करते हैं? वेजिटेरियंस के लिए क्या अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटीज में उस जैसे देश में रहना इजी है या कुछ हार्ड होता है? अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके लिए वहाँ सरवाइव करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में वहाँ एग रहेगा ही। और इसके अलावा आप, क्योंकि चिकन हुआ, अमेरिकन काफ़ी फास्ट फूड कल्चर को फॉलो करते हैं, तो जैसे चिकन, बीफ या फिर पोर्क, ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हैम, तो आप किसी भी तरह से, और बहुत चीप भी आपको पड़ता है, तो आपका वही मील जो आपका $6 $7 में होता है, एज अ वेजिटेरियन आपको थोड़ा सा प्राइसी पड़ता है। इसके अलावा आप एक वेजिटेरियन है तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको इंग्रेडिएंट्स हर जगह पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क जैसे शहर में हैं, जो कि एक फास्ट फॉरवर्ड जगह है जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, या फिर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपके लिए वहाँ सर्वाइव करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग हैं जो वीगन और वेजिटेरियन कल्चर फॉलो करते हैं, तो आपको वहाँ पे खाना मिल जाता है। तो फूड को लेके आपकी हेल्थ इसलिए खराब होती है कि आप प्राइस को लेके थोड़ा चिंतित रहते हैं। आप प्राइस को लेके चिंतित रहते हैं, इसके साथ साथ में आप फ्रोजन फूड पे काफी शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुक नहीं कर सकते, पर जब आप अपना काम, अपनी ऑन कैंपस जॉब्स, अपनी पढ़ाई, इसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स काफ़ी कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, जो हमें यहाँ आदत होती है हमारे एजुकेशन कल्चर की, उससे डिफरेंट होता है,
तो उसमें आप इतना टाइम नहीं कर पा आप उतना टाइम सेव नहीं कर पाते हैं कि आप हर मील के लिए फ्रेश मील कुक कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए आप फ्रोजन फूड्स पे जब शिफ्ट होते हैं तो वो भी एक डिफरेंट चेंज होता है। लाइक दाल चावल खिचड़ी, इस तरह ये इजी, हम इन्हें कंफर्ट फूड मानते हैं, तो ये बनाना तो बहुत क्विक होता है। यदि आप प्लानिंग से चलते हैं तो इस तरह के हेल्दी मील आप अपने रोज फूड में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते और फ्रोजन की तरफ चले जाते हैं। ये आपका हेल्थ को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हर टाइम कुक नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम हर बच्चा कुक करने की कोशिश करता है, पैसे बचाने की कोशिश करता है, पर इसके साथ साथ में कभी कभी आपको, अगर आपके असाइनमेंट्स हैं, आपके कॉलेज के काम हैं, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा कुकिंग में आप नहीं दे सकते। चाहे आप दाल चावल ही बनाना चाहें, जब हम पहली बार खुद से बनाने लगते हैं उतना समय हमें लग जाता है, क्योंकि हम जब इंडिया के अंदर होते हैं तो हम अगर एक होमली एनवायरनमेंट में हैं तो हमारे पास हमारी मॉम रहती हैं या फिर हमारे घर में हमें काफी सपोर्ट होता है खाना बनाने के लिए। वहीं अगर आप वर्किंग में थे तो भी आपके पास हमेशा कोई होम मेकर या फिर आपकी कोई कुकिंग के लिए आप किसी को रख लेते हैं, और इतना कुकिंग पे हम डिपेंडेंट नहीं होते इंडिया में। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको कुकिंग का इतना हैबिट नहीं होता। आप खुद अपनी सब्जियां चॉप कर रहे हैं, आप खुद खाना बना रहे हैं, फिर आप उनको धो रहे हैं, बर्तनों को खा रहे हैं, तो ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। कभी कभी हमें इतना टाइम नहीं मिलता, तब ऐसे समय में फ्रोजन फूड ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता तो है। ये हेल्थ पे एक बहुत बड़ा आपका कारण है कि वहाँ आपका फूड जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है जो आपको अपने देश में मिलता है। इससे आपकी हेल्थ डाउन होती है। तो जैसा कि मुझे पता चला कि आप जब भारत अभी आए हैं 1 महीने पहले, तो आपका हीमोग्लोबिन 5.5 था। तो इसका आप क्या रीजन मानते हैं? इसका रीजन मैं स्ट्रेस मानती हूँ सबसे बड़ा। ओके। क्योंकि जब मैं इस साल मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप भी की, उसके बाद में मैं रिसर्च पेपर्स पे काम करने लगी, मैं अपनी चीज़ों पे काम करने लगी, मैं एक साथ 6 चीज़ें हैंडल कर रही थी। और इसके साथ में जब आप भाग रहे होते हो इस तरह की लाइफ में, आप इतना हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, या फिर आपके लिए हेल्थ एक सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है, जो डेफिनेटली हमें फर्स्ट रखनी चाहिए। तो ऐसे में जब आप फ्रोजन फूड्स पे हैं, या फिर आप 1 मील 2 मील खा रहे हैं, आप रिपीटेटेड मील्स खा रहे हैं, आपने सुबह बनाया आप शाम भी उसी को खा रहे हैं, क्योंकि आप बैच कुकिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। उस सब के बीच में आपकी हेल्थ थोड़ी डेप्रिशिएट हो सकती है, पर सबके साथ में ऐसा नहीं हुआ है। कुछ बच्चे जिन्होंने वापस आके टेस्ट कराए हैं उनकी तबीयत ठीक भी रही है। पर आप इसका ये भी एक बहुत बड़ा रीजन मान सकते हैं कि यूएस के अंदर फास्ट फूड का कल्चर ज्यादा है, जिसके बाद में इतना न्यूट्रिशन वैल्यू हम कंज्यूम नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए एज ए वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सरवाइव करना वहाँ टफ है। जो तो, जैन है, जो मेरे साथ में कुछ दोस्त जो जैन है, जो टिपिकल गार्लिक अनियन भी नहीं खाते, उनके लिए तो और भी टफ हो जाता है। तो अब हम इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि जब आप मास्टर्स के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गए और आपका फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर जब चल रहा था, उसके साथ आपने जहां तक हमें पता चला है इंटर्नशिप ली, जी है ना? तो वो जर्नी आपने कहाँ की, किस कंपनी में की, इसके बारे में और किस तरह आपका सिलेक्शन हुआ? जहां तक मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट से इंटर्नशिप करके और आगे की यात्रा कर रहे हैं, तो बताएं इसके बारे में। मैंने जब मेरा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एडमिट आया उसके बाद ही इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। जी। मैंने लोगों से रीच आउट किया, कोल्ड रीच आउट किया, लिंक्डइन के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू, और फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट किया, उनसे बात करने की कोशिश की जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं या फिर पढ़ रहे हैं और अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, कि उन्होंने आगे आने वाली जर्नी कैसे अचीव की। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड में, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में एज मेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैं बैकग्राउंड से आती हूँ, और यहाँ पर मेरे लिए कोई ऐसा बैकएंड सपोर्ट नहीं था जो मुझे इस जर्नी की तरफ गाइड करे। तो मैंने आज की टेक्नोलॉजी, लिंक्डइन, अदर नेटवर्क्स, इनका यूज़ किया, फेसबुक नेटवर्क्स, और रीच आउट किया, लोगों से बात की, और सभी ने मुझे जो भी सलाह दी मैंने उसके हिसाब से समय आने। सो यूएस के अंदर इंटर्नशिप्स जो अगले समर में होने वाली होती है, वो 1 समर पहले उनके एप्लीकेशन शुरू हो जाती हैं। तो जब आप समर्स में आने से पहले ही समय से शुरू करते हैं, या फिर आप जुलाई अगस्त आप जब कॉलेज में पहुंचते हैं, तो कॉलेज के ओरिएंटेशन में ही आपको कह दिया जाता है कि ये राइट टाइम में आप अप्लाई करना शुरू करें। जब अप्लाई करना शुरू करते हैं कॉलेज के साथ साथ में ही,
आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग। जब आप रिज्यूमे बनाते हैं, आप किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसका जेडी देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को अलाइन करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसी तरह से मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हुआ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस 3 महीने की इंटर्नशिप की जर्नी में? आपने क्या सीखा और किस तरह आपने अपनी उस जर्नी को अचीव किया, और आगे उससे आपको प्लेसमेंट किस तरह मिला? ये बहुत बड़ा एक लर्निंग कर्व था मेरे लिए। मैंने अब तक इससे पहले जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो स्टार्टअप्स का ज़्यादा रहा। इसके बाद में मैंने मेटा में काम किया, फिर मैं आपकी मेटा की जर्नी कितने टाइम की रही? वो 6 महीने की रही। उसमें आपने वो इंडिया से इंटर्नशिप की? मैंने इंडिया में काम किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इंटर्न। ओके। इसके बाद में जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, मेरा मेन रीज़न माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का या फिर यूएस जाने का अपने नेटवर्क को, अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना था, जिसका मुझे सबसे बड़ा एक्सपोजर इंडस्ट्री में मिला माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप के थ्रू। जहाँ पर मैंने ये सीखा कि कैसे, चाहे हम बात करें अजोर, चाहे हम बात करें M365, चाहे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स कैसे चलते हैं इंटरनली, कैसे इनको इनिशिएट किया जाता है, कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे इनको डील किया जाता है जोग्राफिकली डिफरेंट रीजन्स में, इन सब के बारे में मैंने सीखा। इसके अलावा मैंने बहुत लोगों से कनेक्ट किया, मैं जितनों से कर पाई, और मैंने सबके साथ में कुछ ना कुछ नया सीखा। मैंने ये देखा कि बड़ी कंपनीज के अंदर कैसे वर्क फ्लो होता है, कैसे वो लोग अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, इतने बड़े बड़े मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ में मैंने ये भी सीखा वहाँ पर जाने के बाद में कि हर कंपनी कैसे डिफरेंटली अपने टीम, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करती है। तो वहाँ से डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व निकला, जो मैं आज भी अपने साथ कैरी कर रही हूँ और मैं आगे भी करूँगी। तो आपकी वो जर्नी आपको प्लेसमेंट की ओर ले गई जी। तो कितने बच्चे ऐसा होते हैं कि यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और उनकी इंटर्नशिप इस तरह की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, बड़ी कंपनीज में किस तरह के बच्चों को वो पिक करते हैं और फिर उन्हें प्लेसमेंट देते हैं? उनका क्या क्राइटेरिया आज की होता है? तारीख में अगर हम बात करें तो हर कंपनी चाहती है कि उसका नया, वो जिसको भी रिक्रूट करे, चाहे वो इंटर्न हो, चाहे वो फुल टाइम एम्प्लॉय हो, एआई ओरिएंटेड हो। अगर बच्चे आज से ही एआई के प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं या फिर ज़्यादा एआई के अंदर काम करते हैं, वही उनको रिक्वायर्ड है। अगर आप वो उनको शो कर पा रहे हैं, चाहे वो कीवर्ड्स के थ्रू होता है, अपने रिज्यूमे के थ्रू होता है, अपनी प्रोफाइल के थ्रू होता है, तो वो आपको पिक करते हैं। ये प्रोसेस डिफरेंट होता है। हो सकता है कि आपने कहीं पे किसी के थ्रू रेकमेंड लिया हो, रिकमेंडेशन लिया हो, या फिर हो सकता है आपने कोई एचआर को आपने अप्रोच किया, आपने किसी को लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच किया हो, आपने अप्लाई किया हो। डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप एक इंटर्नशिप को ले सकते हैं। तो अब एक किसी बच्चे ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, किसी ने और किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कोलंबिया में अप्लाई किया, तो अब वो डिसाइड कैसे करे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है? क्योंकि फॉर ए न्यू बच्चा उसको तो पता ही नहीं, कि उसको तो ऐसा लगा अमेरिका पहुंचना है, कैसे भी पहुंच जाऊं, तो वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे इस जगह पे जाके एडमिशन लेना चाहिए? सबसे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखे। ये रैंकिंग कैसे देखेगा? वर्ल्ड की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज या हर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है। वो कैसे पता चलती है? वो आप इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हैं। यूएस वर्ल्ड, जिसको क्यूएस रैंकिंग भी कहते हैं, नहीं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो उसके हिसाब से वो देखे, जब उसके एडमिट्स आ गए, मानो उसके 3 या 4 एडमिट आते हैं, तो वो सबसे पहले उनको रैंकिंग वाइज रखें। उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन वाइज चेक करें। बहुत सारे डिफरेंट साइट्स हैं, इंटरनेट है, जिनके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी का स्पेशल क्वालिटी क्या है। अगर हम एनवाईयू की बात करें, इसके अंदर आज हर प्रोफेसर या फिर जो भी उनके प्रोफेसर हैं, वो सब एआई के अंदर ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हैं और उन्हीं में पढ़ाते हैं और उसी में ज़्यादा फोकस्ड है। वहीं अगर हम बात करें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे टेक्सास A&M हो गया, वो मशीन लर्निंग ओरिएंटेड है। हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेशलाइजेशन होता है जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा रिनाउंड है और जिनकी तरफ वो फोकस्ड है। तो वो अपने फोकस को तय करें कि वो किसके साथ में सबसे ज़्यादा अलाइन होता है, उसके बजट को देखें, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ वो अलाइन होता है, किस सिटी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। टेक्सास A&M जैसा जो यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अमेजिंग यूनिवर्सिटी है, बट वो एक यूनिवर्सिटी कल्चर आपको देती है। वहीं अगर आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो आपका सिटी ही आपकी यूनिवर्सिटी है। तो जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा अडेप्टिव है, डिफरेंट पैमानों पे वो उस चीज़ का सोचता है।
अब आपने यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर लिया तो वो लोग आपको एक इनविटेशन लेटर भेजेंगे जिसके बेस पे आपको जी वीजा के लिए अप्लाई करना जी। है। तो अब हम पहुंच गए वीजा सेंटर पे। तो जब वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि यूएस का वीजा रिजेक्ट नहीं हो? सबसे पहले तो आपको अपने सवालों के जवाब अच्छे से देने होते हैं कि आप वो ही यूनिवर्सिटी की तरफ क्यों जाना चाहते हैं जो आपने चुनी। आपको अगर 4 यूनिवर्सिटी और अगर आपका उससे एडमिट आया था तो आपने यही क्यों चुनी, जिसका जवाब हो सकता है कि आपको वहाँ का कोई प्रोफेसर है जिसके साथ में काम करना है, आपको उस यूनिवर्सिटी का काम अच्छा लगता है, उसके प्रोफेसर या उसके रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक्स अच्छे लगते हैं। जिसके बाद में नेक्स्ट सवाल आता है, वो आपका चेक करते हैं कि आपके पास इतना बैलेंस है फाइनेंशियली कि आप अपने आप को बैकअप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक सेमेस्टर के बाद में फीस नहीं दे पाए, चाहे वो लोन लेटर हो, चाहे वो आपका सेल्फ फंडेड लेटर हो कि यू विल बी फंडेड बाय योर पेरेंट्स, योर गार्जियन। वो आपको शो करना होता है कि आप फाइनेंशियली अगले 2 साल अपना खर्चा और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा दोनों निकाल सकते हैं। ये 2 बड़ी मेन चीजें हैं जिन पे वो आपसे पूछते हैं और ये तय करते हैं कि क्या आपको उनको वीजा देना चाहिए या नहीं। यूएस के अंदर एक सवाल मेरे दिमाग में है कि जो बच्चे इंडिया से जा रहे हैं और वो एक बहुत हैंडसम अमाउंट पे करते हैं वहाँ का फीस का, तो जो यूएस का बच्चा पढ़ रहा है वो भी वो सेम अमाउंट करता है या उसके लिए फीस कम होती है? उसके लिए फीस कम होती है। उसके लिए कितना डिफरेंस होता है फीस में? ये तो मुझे नहीं पता। कि जैसे जिस कोर्स को आप पढ़ रहे हो लगभग क्या वो 25% होता है? 25 to 30% डिफरेंस रहता है। जी। तो मैंने कहीं सुना था, पता नहीं मैं सच हूँ या गलत हूँ, कि जितना भी यूएस का यूनिवर्सिटीज चल रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने जब एक बार मना किया था कि हम वीजाज नहीं देंगे तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने इसका विरोध किया था कि हमारी यूनिवर्सिटीज चलेगी कैसे, जी कि चली है इंडियंस और चाइनीज के भरोसे रही है। जी। तो क्या वाकई वहाँ की यूनिवर्सिटीज हम लोगों के भरोसे चल रही है या हम लोगों के पैसे से चल रही है? जी ये बिल्कुल सच है। अगर हम अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन माइंडसेट जनरली होता है कि वो अपना स्कूल खत्म करते हैं, वो उनका एक बड़ा टारगेट होता है, जिसके बाद में बैचलर्स कंप्लीट करना उनका सेकंड बिगेस्ट टारगेट होता है। बैचलर्स के बाद में उनका माइंडसेट होता है कि हम क्यों मास्टर्स करें, जरूरत क्या है। बैचलर्स के बाद में ही जब उनकी जॉब्स लग रही हैं, उनके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है, वो हमारी तरह ओरिएंटेड नहीं है कि हमको और पढ़ना है, हमें और करना है। बैचलर्स इज इनफ फॉर देम और उनके लिए वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज और सारी ओपन होती हैं टू गो फॉर देम। वहीं अगर हम बात करें मास्टर्स की, बहुत कम बच्चे होते हैं अमेरिकन जो एक्चुअली मास्टर्स करते हैं इन टेक्निकल प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। इसमें अमेरिकन स्टूडेंट्स मास्टर्स में कम होते हैं। वहीं अगर हम बात करें पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, ड्रामेटिक सब्जेक्ट्स या फिर ह्यूमैनिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स, फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट, इसमें आपको अमेरिकन ज्यादा मिलेंगे। बट जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा यूएस काफी टेक ओरिएंटेड है, हर बच्चा टेक की वजह से यूएस जाना चाहता है, उसके अंदर मास्टर्स में बच्चे कम आते हैं। पहला वो उतना हैवी कोर्स वर्क नहीं लिफ्ट कर पाते हैं, इसके साथ साथ में वो उनको उतना वैल्यूएबल नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि जब हमने बीटेक कर लिया या फिर हमने बैचलर्स कर लिया, उसके बाद में हम जॉब में जाएं, इंडस्ट्री की तरफ जाएं, काम करें, आगे बढ़े। फिर हो सकता है 5 साल 6 साल काम करने के बाद में वो मास्टर्स की तरफ जाए। मास्टर्स भी अमेरिकन ज्यादातर पार्ट टाइम करना पसंद करते हैं कि वो पार्ट टाइम कोई यूनिवर्सिटी के साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन करते हैं और फिर वो कंप्लीट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ अमेरिकन मास्टर्स नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा मास्टर्स कर रहा है वो उनके लिए हाईली वैल्यूएबल है, क्योंकि वो अपने माइंड को अभी भी वर्सेटाइल रखना चाहता है और पढ़ना चाहता है और डेप्थ में जाना चाहता है। तो जैसे बीइंग ए रिक्रूटर, यदि मैं किसी कंपनी में जाऊं तो मेरे लिए एक लड़का यूएस वाला बैचलर है और एक इंडियन बैचलर है, तो मुझे किस बैचलर को लेना चाहिए? क्योंकि उसने भी कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेजुएट किया है और इंडियन ने भी ग्रेजुएट किया है। तो यदि मैं एज ए रिक्रूटर जाना चाह रहा हूं तो मुझे किसको लेना चाहिए? तो कौन सा जो बच्चा है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है मेरे लिए? ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। दिस इज नॉट अबाउट रेस, रिलीजन और कंट्री, जी। जस्ट बीइंग ए ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो लोग इस चीज पे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि वो इंडियन है या अमेरिकन है। वो ये तय करते हैं क्या वो उनके कोडिंग सवालों का जवाब दे सकता है, क्या उसके रेज्यूमे में या फिर उसके एप्लीकेशन में कुछ डिफरेंट है जो उनके साथ में अलाइन करता है। वो इस चीज पे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि आपका रेस क्या है। चाहे बैचलर हो, चाहे आप इंडियन हो, अमेरिकन हो, सबका एक कोटा होता है, वो अलग बात है। पर इसके अलावा आपकी क्वालिटी के हिसाब से और उनके मेरा रिक्वायरमेंट के सवाल हिसाब से। बड़ा सिंपल है कि
एक ग्रेजुएशन, जैसे कि सपोज करो कि आपने मणिपाल से ग्रेजुएट किया और एक दूसरा स्टीफन है, उसने वहां की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, तो मुझे किस बच्चे को, किसके अंदर मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये मेरे लिए एक अच्छा एम्प्लॉय हो सकता है? डेफिनेटली एक एम्प्लॉय वाइज बात करें तो वो इंडियन को प्रेफर करते हैं, पर इंडियन को अगर वो लेते हैं अपने साथ में तो उनको काफी वीजा लिटिगेशंस और उनको वो भी उसका नहीं, fulfill मैं करना सिर्फ पड़ता उसके है। इंटेलिजेंसी के लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये तो सेकेंडरी चीज हो गई। इंटेलिजेंसी लेवल पे अमेरिकन भी अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इसके अंदर वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या बच्चा उनके सवालों के जवाब देता है, कोडिंग कर सकता है, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स पे खड़ा होता है, इंटरव्यूज क्लियर कर पाता है, उसके बाद वो चुनता है। जैसे इंडिया के अंदर मैंने देखा कि स्कूलों के अंदर भी आजकल कोडिंग चालू हो गई, क्या यूएस के अंदर भी स्कूल्स जी। में कोडिंग चालू है? जी, काफी अर्ली स्टेज से 5th-6th क्लास से ही वहाँ पर कोडिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट सिखाते हैं, वहाँ पर अर्ली पाइथन से ही शुरुआत करते हैं और फिर आगे उनको धीरे धीरे उसमें लेके जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये कि एक लड़का है जिसने ग्रेजुएट किया है यूएस के अंदर, और दूसरा एक बच्चा है जिसने इंडिया के अंदर ग्रेजुएशन किया है और यूएस से मास्टर्स किया है, तो कोई भी रिक्रूटर किसको सेलेक्ट करेगा, एज ए मास्टर्स वाले को या जो इंडियन जिसने की ग्रेजुएट किया है लेकिन उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है? वो ये देखेगा सबसे पहले तो कि मास्टर्स कहाँ से है। डेफिनेटली अगर किसी ने मास्टर्स किया है तो उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट का डीप नॉलेज है। अगर आज हम एआई की बात करें, जिसने मास्टर्स किया है उसको एआई का इन डेप्थ पता है कि आज कैसे काम करता है। वहीं अगर कोई एक्सपीरियंस के साथ आता है तो वो एक्सपीरियंस अपना लेके आ रहा है, अगर वो उसके साथ में अलाइन करता है और वो अपने इंटरव्यूज क्लियर कर पाता है तो वो आगे जाता है, पर डेफिनेटली एक प्रेफरेंस वो मास्टर्स को देता है। ओके, तो अब हमारा वीजा तक का जर्नी आपने मुझे बता दिया। जी, वीजा रिजेक्ट होने का सबसे मेन रीजन क्या होता है? फाइनेंशियल। यदि आपके पास पैसे नहीं है जी। तो ये लोग आपको वीजा नहीं। नहीं देंगे। ओके, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, पैसे होना जरूरी है। जी, ओके, तो यदि जितने भी वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं उसके पीछे मेन रीजन यही लगता है कि ये बच्चा जो है फाइनेंशियली सपोर्टेड नहीं है, तो इसको वो रिजेक्ट कर देते जी। हैं। अब यदि एक आदमी का वीजा लग गया, उसने टिकट भी करा लिया, अब मेरा जो कुछ ऐसे सवाल है जो मैं आपकी पर्सनल लाइफ से पूछना चाहूंगा कि जब आपने वीजा ले लिया, अब आप यूएस पहुंच रहे हैं, तो अब आप इंडिया से फ्लाइट लेके यूएस जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि यूएस के अंदर क्या बेहतरीन चीजें मुझे मिलने वाली है, और जब आप वहां जाते हैं, पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, तो क्या वो रियलिटीज आपको मिलती हैं या कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको देख के लगता है कहाँ फंस गई? जब आप एक जयपुर जैसी सेकंड मेट्रोपॉलिटन शहर से आते हैं, जहाँ पर पेस आपकी डेली लाइफ के 10 टाइम स्लोअर है, जब आप यूएस में पहुंचते हैं तो वो दुनिया कहीं दौड़ रही होती है। जब मैंने पहली बार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से अपना पैर बाहर रखा, मैंने देखा पूरी दुनिया इज रशिंग, दौड़ रही है, कहाँ जा रही है आपको नहीं पता। पर वहीं अगर आप एक फर्स्ट टायर सिटी से आते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, तो हो सकता है आपके लिए ज्यादा इजी पड़े। पर जब एक बच्चा यहाँ से मास्टर्स के लिए जाता है तो वो एक बहुत सपने लेके जाता है कि मैं एक अच्छी जॉब लूंगा, मैं आराम से वहां पर अपना ग्रेजुएशन करूंगा, जो भी डिफिकल्टी आएगी फेस करूंगा, और फिर एक अच्छी लाइफ की तरफ जाता है। ये हमें दिखाया जाता है कि पब्लिकली हमें देख रहे हैं। बहुत डिफरेंट चीजें भी आती हैं जो आप वहां जाने के बाद फेस करते हैं। सबसे पहला कल्चरल शॉक फेस करते हैं। जब हम एक इंडिया से यहाँ से जाते हैं तो आप एक बहुत होमली एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं, जहाँ पर आप जॉइंट फैमिली हो गया या फिर फैमिली फ्रेंड्स ओरिएंटेड, जो वहाँ बिल्कुल नहीं होता है। अब जब आप अमेरिका में जाते हैं, इट इज वेरी टू एंड फ्रो। आपको काम है, आप बात कीजिए, आप आगे बढ़िए। कोई आपको रुक के हेलो नहीं बोलेगा, कोई आपको रुक के बात नहीं करेगा। आपको जितना काम है आप काम कीजिए, आप आगे बढ़िए। जैसे हमारी बहुत आदतें होती है कि हम सबसे रुकते हैं, बात करते हैं, वो सब वहाँ नहीं होता। हमें आदत है कि हम कहीं शॉप में गए, हम कहते हैं कि प्लीज पानी पिला दीजिए या फिर वार्मली वेलकम, वो सब वहाँ नहीं होता। ये कुछ कल्चरल शॉक्स है जो आप वहां पर जाने के बाद एक बार फेस करते हैं, आप देखते हैं, आपको समय लगता है अडेप्ट करने के लिए। इसके साथ साथ में अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की आज की तारीख में बात करें, हमें दिखाया जाता है कि अबंडेंट है वहाँ, जो कि समय के साथ अब बदल रही है। आफ्टर कोविड मार्केट जॉब कल्चर का अराउंड द वर्ल्ड काफी डिग्रेड हो गया है। एक फाइट आपकी यहाँ से जाने से पहले ही शुरू हो जाती है। पहले दिन ओरिएंटेशन में मुझे आज भी याद है, जब मैं न्यूयॉर्क गई, एनवायू में पहुंची, मुझे ये बोला गया कि आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, आप ऑलरेडी रेस में लेट है।
आप अगर आज से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू नहीं करेंगे तो आप और पीछे रह जाएंगे। ये राइट टाइम है, क्योंकि जो इंटर्नशिप आज से 1 साल बाद होने वाली है, हम उसके लिए 1 साल पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में हम चाहे फिर रेफरल के थ्रू लगाएं, खुद अप्लाई करें, किसी के थ्रू कोल्ड ईमेल करें, रीच करें, हम उस रेस में ऑलरेडी चलने लगते हैं जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो हमसे यहाँ पे कोई बात भी नहीं करता है ओपनली, ना हमारे पास इतनी नॉलेज होती है। कल्चरल शॉक के अंदर हम देखें तो कल्चरल डिफरेंस भी है जी कि जैसे कि आप यूएस जाते हो या यूरोप जाते हो तो हम देखते हैं कि हर जगह पे लोग गांजा ले रहे होते हैं, सिगरेट फूंक रहे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स बहुत ज्यादा हर जगह पे सुट्टा ले रही होती है। तो बीइंग ए इंडियन लड़की जब या इंडियन लड़का जब जाता है कि यहाँ तो हर आदमी फूंक रहा है, तो वो अजीब सा और अटपटा सा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। वो स्मेल से हम इतने फेमिलियर नहीं होते हैं। जब आप सड़कों पे निकलते हैं तो वो आपके साथ में लग जाती है वो स्मेल, आप एक पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, आपको उसकी आदत हो जाती है और आपको ये नहीं समझ में आता है कुछ टाइम तक तो कि जो आपके सामने इंसान बैठा है वो डेंजरस है या नहीं। हो सकता है उसने कुछ ले रखा हो, चाहे वो गांजा हो, जी, वो ऑलरेडी उससे आप उस एनवायरनमेंट के लिए बहुत शॉक्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पब्लिकली बिक रहा है। इंडिया के अंदर ही काफी रिस्ट्रिक्टेड है, अगर कोई कर भी रहा है तो इट इज थ्रू रिस्ट्रिक्टेड मेथड्स। एटलीस्ट फीमेल्स के लिए कि सिगरेट यदि सड़क पे पीती हुई जाए एक नॉर्मल छोटे शहर के अंदर, 2 टायर शहर के अंदर, तो लोग उसको घूर के देखते हैं, जी, या फिर उसको कोई ना कोई टोकी देगा कि बेटा ये बाथरूम में पी ले दे रहे। हाँ। तो वहां पर जब आप ये सब चीजें देखते हो, इन लोगों को देखते हुए कभी कभी इस तरह का ट्रिगर नहीं होता कि लेट्स ट्राई सिगरेट? बिल्कुल होता है, मैं इसको बिल्कुल मना नहीं करूंगी। जब हाउस पार्टीज में जाते हैं या फिर आप वहां जाके लोगों को देखते हैं, बात करते हैं, ये बहुत कॉमन है कि सब आपको आके ऑफर करें, आपसे बात करें, आपको कहें कि तुम भी लो। और कहीं ना कहीं बहुत बच्चे सोशली एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होते हैं, जब वो जा रहे हैं, वो एक नई कंट्री में है, वो ऑलरेडी लोनली है, इमोशनली चीजों को डील कर रहे हैं, ऐसे में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं एक्सट्रोवर्ट होने में, अपनी बातों को सामने रखने में। और कोई भी पार्टी हुई या फिर कहीं कॉलेज हुआ या फिर कहीं भी वो हैं, तो वो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। पर अगर आपका मॉरली ग्राउंड स्ट्रांग है, आप जानते हैं कि इन चीज़ों के बिना भी आप बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसे में फिर आप उनमें नहीं पहुंचते। लोग कहते हैं यूएस में लाइफ बहुत एस्थेटिक होती है, रियलिटी के अंदर आप लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? अपनी जो लाइफ है, स्टडीज है, ये सारे बैलेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? सबसे बड़ा अगर हम एस्थेटिक की बात करें, हम जब एक इंडियन हाउस होल्ड से यूएस जाते हैं, हमें हर चीज के लिए यहाँ पे हाउस हेल्पर्स हैं, चाहे हमें कपड़े धोने हैं, हमें बर्तन धोने हैं, हमें खुद के काम करने हैं, हमें झाड़ू लगाना है। वो वहां पर सबसे बड़ा एक हर्डल आता है कि आपको सब काम खुद करना शुरू करना पड़ता है। अगर हम एक एस्थेटिक लाइफ की बात करें तो हम देखते हैं कि आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देख के जाते हैं, आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, आप रिसर्च देखते हैं, आप पढ़ाई देखते हैं, आपको बहुत चीजें डिफरेंट दिखाई जाती हैं, जो बहुत डेफिनेटली कहीं ना कहीं सही भी हैं। इसके अलावा ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम आते हैं तो बहुत चीजें हैं जो आप पहली बार करते हैं, चाहे घर का काम हुआ। इंडिया के अंदर जब आप रह रहे होते हैं, चाहे आप काम करते थे इससे पहले मास्टर जाने से, या फिर आप घर में रहते थे, आपको एक हमेशा एक बैक सपोर्ट था। आपको हाउस हेल्पर्स हर काम के लिए हैं, चाहे घर में क्लीनिंग है, डस्टिंग है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बाथरूम क्लीन करना है, आपको हाउस हेल्पर्स हर जगह मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक शौक भी लगता है और एक चीज जिसके लिए आपको कंफर्टेबल होने में समय लगता है कि आपको सारा काम खुद करना है। ये एस्थेटिक नॉन एस्थेटिक लाइफ के बारे में हमें नहीं बताया जाता। आपको अपना बिस्तर भी खुद बनाना है, आपको अपनी टेबल भी खुद जोड़नी है, आपको अपना गद्दा भी खुद लगाना है, खुद ही लेके आना है, लॉन्ड्रोमैट ढूंढना है, आपको लॉन्ड्री करनी है। आपको शायद लॉन्ड्री करना आता भी नहीं होगा वो भी आपको खुद सीखना है, सब कुछ साफ करना है, पोर्ट साफ खुद करना है, जी, सारे काम आपको खुद करने हैं। ये वो चीजें हैं जिनके लिए हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, ना हम इनकी आदत होती है। तो ये एस्थेटिक लाइफ के अंदर नहीं आते। एस्थेटिक लाइफ होती है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज में जब आपको घर जाना है, आपको सब्जियां भी खुद लेके जानी है, आपको खुद बनानी है, खानी है और फिर वापस असाइनमेंट करने बैठना है। तो डेफिनेटली वो रील्स जो बच्चे देख के अट्रैक्ट होते हैं कि लाइफ बहुत एस्थेटिक है, वो वैसी नहीं है। ग्राउंड में आप एक नई फेज ऑफ अडल्टिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली चीजों को बैलेंस कर रहे होते हैं। कई बच्चे जब जाते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरे फादर जो है
फाइनेंशियली इतने सॉलिड नहीं है, तो मैं वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब देख लूंगा, या यूनिवर्सिटी के अंदर जो जॉब्स मिलते हैं पार्ट टाइम उनसे मैनेज हो जाएगा। तो वो जो जॉब्स होते हैं, पहला तो मिलना कितना मुश्किल होता है, आसान होता है, और उनसे कितना हेल्प होता है? फर्स्टली अगर आप एक टेक्निकल डिग्री करने गए हैं और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम जॉब ऐसे बिना यूनिवर्सिटी को बताए नहीं कर सकते। यूएस लॉज है कि आप 1 साल तक यूनिवर्सिटी के बाहर अपने कोर एकेडमिक जो आपका करिकुलम है उसके बाहर जॉब नहीं कर सकते। इसका रीजन ये भी है कि आप पढ़ने के रीजन से आए हैं, और अगर आप काम करना शुरू कर रहे हैं इसका मतलब आपका पढ़ने में कितना इंटरेस्ट था वो फिर वहां पर वो देखना चाहते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें पार्ट टाइम जॉब्स की, जो कि ऑन कैंपस भी कहते हैं हम इन कॉलेज, वो मिलना कंपैरेटिवली टफ होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ से जाने से पहले ही जिनको गाइडेंस होता है वो प्रोफेसर्स को रीच आउट करना शुरू करते हैं, उनके साथ रिसर्च करते हैं, टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द बच्चों की ये जॉब्स सेकेंड ईयर में ही लगती है। तब तक के लिए वो खुद ही अपने आप को सर्वाइव कर रहे होते हैं थ्रू फाइनेंशियल जो भी उनका वे होता है। जॉब्स ऑन कैंपस लेना इज टफ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूं 400-500 बच्चे हैं जो कि एनवायू में कंप्यूटर्स में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जॉब्स तो 4 ही हैं, 5 ही हैं, 10 हैं, और उसपे इतने बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं, 200-300 बच्चे भी अगर एक जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं और उनको चाहिए तो एक ही, तो डेफिनेटली ये लक बेस्ड, और इसके साथ में आप कितना जल्दी अप्लाई करते हैं, किस वे से अप्लाई करते हैं, रेफरेंस के थ्रू अप्लाई करते हैं या फिर आप खुद से कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। जो टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं या जो रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं, इनको किस तरह का पेमेंट मिलता है? पर आवर मिलता है, पर मंथ मिलता है? पर आवर मिलता है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की, ये हमारी कॉलेज फीस में कुछ भी कंपनसेट नहीं करते हैं। ये हमें पर आवर्ली पे करते हैं ताकि हमारा रेंट, हमारा खाना पीने का खर्चा निकल जाता है। लगभग न्यूयॉर्क, NYU उन कुछ यूनिवर्सिटीज में है जो बच्चों को काफी अच्छा पे करते हैं, लाइक $29, $30 पर आवर, जिससे हमारा लगभग महीने में $2000 तक का हमारे बैंक अकाउंट्स में आता है, और फिर उसके बाद बच्चा अपने आप सर्वाइव कर पाता है। वहीं बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपकी फीस में कंपनसेट करती हैं, आपका इंश्योरेंस के पैसे आपको वापस करती हैं, और इस तरह से वो आपको हेल्प करती हैं टू बैलेंस। पर फिर उनका आर्ली रेट कम होता है, जैसे $15, $14, जो कि मिनिमम आर्ली रेट है ऑफ यूएस। तो मतलब उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता होगा जी, काफी सपोर्ट, लेकिन वो हर किसी बच्चे को नहीं मिलता। 100 में से 1 बच्चे को मिलता है जी, कि यदि 500 बच्चे कंप्यूटर साइंस में हैं तो उनमें से 4-5 जॉब ही मिलेगी। जी। अभी जो बाकी के 499 या 497 बच्चे बचते हैं, ये लोग कोई पार्ट टाइम जॉब कर पाते हैं या नहीं कर पाते? लीगली आप 1 साल तक तो कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। और इलीगली? इलीगली जितना मैंने सुना है, देखा है, अगर आप पकड़े गए तो आप डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अक्सर आप नहीं देखेंगे, पर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी यूएस रैंकिंग लगभग 300-500 से बाहर की है, और अगर आप उसमें हैं तो बच्चे फिर मैकडोनल्ड्स में या फिर शॉप्स में काम करते हैं और फिर कैश में पैसे लेते हैं, जिसके थ्रू उनको इनकम टैक्स में या फिर कहीं भी यूएस डेटा में वो नहीं आते हैं, और फिर वो सर्वाइव करते हैं। ओके, तो जैसे कि शॉप्स में, मैकडोनल्ड्स के अंदर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन मांज लिए, मतलब इस तरह के जो जॉब्स होते हैं, हाउसकीपिंग के जॉब्स हुए, तो ये सब वो कर सकते हैं। पर क्या ये इजीली मिल जाते हैं या नहीं मिलते? ये इजीली मिल भी जाते हैं, बट हर बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, तो आप इसमें बहुत रीजन से फंस भी सकते हैं और आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट का मंथली मोटा मोटा कितना खर्चा आता है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए? लगभग $1000 से $2000 के बीच में रहता है। मतलब $1000 के अंदर उसको खाना पीना रहना सब हो जाएगा जी। 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना। जी। अब ये 1 लाख और 2 लाख के अंदर बड़ा डिफरेंस है 1 लाख रुपए का। जी। तो ये किस तरह से वेरिएशन आ जाता है? कुछ बच्चे होते हैं जो ऑन द एज रहते हैं, जैसे अगर आप शेयरिंग रूम में हैं किसी के साथ में, जहाँ पर आप अगर आपको $600 का रूम रेंट है तो आप 300 पे कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी ग्रोसरीज लेके आ रहे हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे कुक कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जैसे ही बाहर खाना खाने गए आपका मिनिमम
$10 to $15 का पर मील रहेगा। आप कहीं भी खाना खाने जाएंगे, आप कहीं भी रुकेंगे, तो उस तरह से बच्चे सेव करते हैं। ज्यादातर बच्चे घर में कुकिंग करते हैं या फिर शेयरिंग रूम ले लेते हैं जहां पर वो अपना रेंट बचाते हैं, तो मिनिमम $1000 तक उनको लगता है। फिर इसके अलावा आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, गैस बिल देना है, वाईफाई देना है, जिसके अंदर भी लगभग आप $100 का खर्चा मान के चलें, ये पर हेड आता है। तो उन सबको मिला के $1000। इसके बाद में बच्चे जो शेयरिंग में नहीं रहना चाहते और प्राइवेट रूम लेते हैं, वो अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें जहाँ पर प्राइसेस काफी ज्यादा हैं, वो $800 से $1200, $1300, $1500 तक के बीच में आपके रूम का रेंट रहता है। वो फिर उसके ऊपर $100 आपका यूटिलिटीज का खर्चा, फिर आप मान के चले $300 से $400 आपका सब्जियों का, आपकी लॉन्ड्री का, आपकी बाकी चीजों का खर्चा, लगभग $100 आपका सबवे का खर्चा, $3 करके जो पर वीक आपका लगता है, आपका कम्यूट का खर्चा अगर आप मान के चले, तो इन सबको मिला के और $100 अगर आप मानते हैं मिसलेनियस, तो वो 1000 से $2000 के बीच में आता है। तो $1000 से $2000 महीने का चाहिए जी। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटर्नशिप पे हम आते हैं कि जब एक बच्चा जा रहा है, उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, आपने इंटर्नशिप करी, आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको इंटर्नशिप कैसे मिली? क्या आपने कोई रेफरल यूज किया या आपने कोल्ड मैसेजिंग करी, किस तरह से आपने, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप किया, जी, तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी? जी डेफिनेटली। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप की। इससे पहले मैंने बैचलर से ही अपना जर्नी शुरू कर दी थी, जहाँ पर मैंने यूएस बेस्ड स्टार्टअप्स के साथ में काम किया। लगभग मैंने 3 साल डिफरेंट यूएस बेस्ड स्टार्टअप्स के साथ में, ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप्स के साथ में काम किया। फिर मैंने मेटा में 6 महीने काम किया। तो एक एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ने मुझे काफ़ी मेरे इंटर्नशिप को क्रैक करने में सपोर्ट किया। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट पहुंची, वो एक्सपीरियंस एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जब तक आप एक यूनिवर्सिटी माइंडसेट में होते हैं, आप बच्चों में पढ़ रहे हैं, आप अकेडमिकली सोचते हैं, जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, इट इज़ वेरी डिफरेंट। हम बहुत थ्योरेटिकली फोकस्ड हैं, इंडस्ट्री बहुत प्रैक्टिकल फोकस्ड हो जाती है। हर चीज़ एआई रिलेटेड है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम बात करें, हर चीज़ फोकस हो रही है, शिफ्ट हो रही है, आप कह सकते हैं टूवर्ड्स एआई। बहुत एआई फोकस्ड है, एआई ओरिएंटेड है। तो जितने भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सब एआई फोकस्ड है। इसके अलावा जब एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो एक डिफरेंट एक्सपोजर आपको मिलता है। आप डिफरेंट नेटवर्किंग सर्कल में आप टैप इन करते हैं। आप देखते हैं कि डिफरेंट लोग, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट डाइवर्सिटी कैसे डिफरेंटली काम करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। आप बहुत चीज़ें नहीं सीखते हैं, आप कोलैबोरेशन सीखते हैं, आप टीम वर्क सीखते हैं, इसके साथ साथ में आप मैनेजमेंट सीखते हैं। आप सिर्फ अपना ही काम नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप अपने काम से सीखते हैं। आप ये भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अभी भी ब्रिज है एकेडमिक में और इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री को चाहिए कि आप प्रोडक्ट बनाएं, आप बहुत ओरिएंटेड रहें, आप अपने गोल्स अचीव करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। वहीं अगर हम बात करें थ्योरेटिकली, तो हम रिसर्च फोकस ज़्यादा होते हैं मास्टर्स के अंदर स्पेशली। तो हम हर चीज़ के डेप्थ में जाना चाहते हैं या हर चीज़ को मैथमेटिकली जानना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री में नहीं होता। दे आर वेरी फोकस्ड कि आप कितना प्रोडक्ट ओरिएंटेड हैं, आपका माइंडसेट कितना कस्टमर ओरिएंटेड है, आप कितना एआई ओरिएंटेड सोच सकते हैं, चाहे आप फिर सॉफ्टवेयर रोल कर रहे हैं या आप मैनेजमेंट रोल कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप सीखते हैं। अब यूनिवर्सिटी के अंदर करीब आपने कहा कंप्यूटर साइंस में 500 बच्चे, तो जिन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपके इंटर्नशिप नहीं मिला है, तो बाकी के जो लोग हैं उन लोगों को कहाँ पे इंटर्नशिप मिलता है? क्या सब लोगों को इंटर्नशिप मिल पाता है या नहीं मिल पाता? और जिन लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिल पाता है, वो कैसे मैनेज करते हैं? इस टफ मार्केट के अंदर इंटर्नशिप क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है हर बच्चे के लिए, क्योंकि कंपनीज के पास रोल्स बहुत लिमिटेड हो गए हैं। विद न्यू वीजा लॉज और भी हार्ड हो गया है टू गेट इंटर्नशिप्स। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, बड़ी एमएनसी जो है वो काफी बच्चों को लेके सिलेक्टिव हैं। अगर वो आपके जेडी के साथ में, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में आपका रिज्यूमे मैच नहीं करता है, आपके रेफरल जिस भी थ्रू आपने अप्लाई किया है, आपने इंटरव्यू क्रैक किया है, वो बहुत प्रोसेस रिग्रेस हो गया है पिछले काफी टाइम से। पहले जो भी यूज जाता था उसकी जॉब लगी जाती थी, इंटर्न हो ही जाता था, पर आज वो सिनेरियो नहीं है। इट इज वेरी टफ। मार्केट के अंदर 1000 बच्चे हैं जो सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
पहले एक जॉब पे 2 बच्चे अप्लाई कर रहे थे, 2 बच्चों पे कंपटीशन था, पर जॉब 10 बच्चों पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक बहुत बड़ा रीजन है कि सबकी इंटर्न नहीं लग पाती है। तो कुछ जिन बच्चे- लोगों का जी। नहीं लग पाता उनका क्या होता है? जिन बच्चों का नहीं लग पाता वो फिर ऑन कैंपस जॉब्स को कंप्लीट करते हैं समर्स में, या फिर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे जो उनकी हेल्प करता है फुल टाइम जॉब लेने में। अपने स्किल्स पे काम करते हैं, चाहे वो कोडिंग स्किल्स हो गई, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स हो गई, या फिर वो समर्स में जो भी उनका घर होता है वो फिर वहां पे चले जाते हैं। ये न्यूयॉर्क के अंदर जो कैंपस है उसके अंदर कैरियर फेयर्स भी लगते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती है। जी। तो क्या वो वाकई आती हैं? क्या वाकई हायरिंग होती है? डेफिनेटली करियर फेयर्स में जब कंपनीज आती हैं तो वो आपका रेज्यूमे लेती हैं, आपसे बात करती हैं, आपको पिच करती हैं, फिर आप अप्लाई डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उस कंपनी को अपना रेज्यूमे देके उस एचआर से कनेक्ट करके उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। करियर फेयर से जब आप एक इंटर्न लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली फायदा होता है, पर एक मास्टर स्टूडेंट को करियर फेयर से कंपैरेटिवली कम फायदा होता है, बैचलर्स वालों को ज्यादा फायदा होता है। रिज्यूम में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो यूएस रिक्रूटर को तुरंत अट्रैक्ट करती है? कीवर्ड्स, जैसे कि अगर हम बात करें एटीएस कीवर्ड्स, वो आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, जो कि पार्स कर सके थ्रू एटीएस सिस्टम कि जो भी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, क्या वो जो रिक्वायरमेंट चाहते हैं वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है भी कि नहीं। हो सकता है कि आप जिस अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही जावा ओरिएंटेड हो और आप पाइथन रोल का रेज्यूमे लगा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। क्या आपके अंदर वो कीवर्ड्स हैं जो उनको बैक एंड के लिए चाहिए, फ्रंट एंड के लिए चाहिए, या फिर उनके काम के लिए चाहिए? अगर वो कीवर्ड्स हैं तो वो डेफिनेटली पार्स होगा, वो रेज्यूमे आगे जाएगा। इसके साथ साथ में आपके प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में कितने विद वर्ल्ड अप टू डेट है। अगर आज भी आप बहुत ही बैक डेटेड प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। सोचिए कि अगर आपने अपना रेज्यूमे फर्स्ट राउंड में निकाल लिया, आप एचआर राउंड तक पहुंचे, आप इंटरव्यूअर राउंड तक पहुंचे जहां आपका मैनेजर के साथ आप बात कर रहे हैं, वो देखेगा कि क्या आज की तारीख में आपके पास वो प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आप उतने एआई ओरिएंटेड हैं, क्या आप उतने आज के टेक वर्ल्ड के हिसाब से ओरिएंटेड हैं। तो बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने रेज्यूमे को अपडेटेड रखें। एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो आपने बताया कि हम लोग रहते हैं, रूम शेयर करते हैं, तो रूममेट्स के साथ जो किचन पॉलिटिक्स होती है इंडिया में, हमारे दोस्तों के साथ जब हम रहते थे कि खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन मांजेगा, क्या ये सारी चीजें हमें वहां पे भी फेस करना पड़ता है? और यदि फेस करना पड़ता है तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं कि यार मैनेज हो जाए और मेरा दिमाग का दही भी नहीं हो? डेफिनेटली जब आप यहाँ फेस कर रहे हैं तो वहाँ भी करेंगे। इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप स्टार्टिंग से ही अपना काम बांट लें कि अगर आप एक घर में 3 जने रह रहे हैं या 4 जने रह रहे हैं तो आप वीकली अपने जॉब्स को बांट लें कि भाई अपने प्राइवेट रूम जो होते हैं वो आप खुद क्लीन करते हैं, पर जो कॉमन एरिया है वो वीकली हर बच्चा जो रह रहा है वो टर्न बाय टर्न क्लीन करेगा। जिसके साथ साथ में अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप कुछ रूल्स रखें कि आप तुरंत आप खाना बना के सफाई कर दें ताकि दूसरा जब कुक करे तो उसको इशू नहीं आए। अगर आप लोग साथ में कुक कर रहे हैं तो किसी ने सब्जी बना ली, किसी ने रोटी बना ली, इस तरह से शेयरिंग में अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने रूल्स को, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती। लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी होता है ना जो बोलते हैं संडास तो मैं साफ नहीं करूंगा, तो फिर उसके साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बाकी बच्चे फिर उसकी हेल्प नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं और फिर उसको इशू रहता है। सेफ्टी को लेके क्या क्या कंसर्न होते हैं और उन चीजों से कैसे मैनेज किया जा सकता है? दूसरा, क्या रात को लाइब्रेरी से अकेले आना सेफ है? डेफिनेटली सेफ्टी एक इशू है, पर अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा सेफ फील करते हैं। अकेले भी हम जब रात को 12 बजे सबवे से वापस आ रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम अकेले ना आए, अकेले काली गलियों में ना जाएं, अकेले हम ट्रैवल ना करें एज अ गर्ल। तो स्पेशली रात के 9 बजे के बाद आप किसी को साथ रखें, अकेले ना आए, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने ड्रग्स ले रखा हो, कोई सब्सटेंस ले रखा हो, या फिर वो आपका चेन स्नैच करना चाहे, कोई पर्स स्नैच करना चाहे, तो इन चीज़ों का वहाँ पर भी असर है। सेफ्टी के लिए आप एक पेपर स्प्रे या फिर आप कुछ अपने साथ में सब्सटेंस भी रखें। एक जो मुझे किसी ने एडवाइस किया था और मैं सबको करती हूँ कि अपने साथ में हमेशा $50 से $60 या $10 $20 कुछ भी जो भी आप रख सकते हैं आपके अकाउंट के हिसाब से आप रखें, ताकि अगर कोई आपको रात को आके कहता है कि मुझे दे,
तो आप उनसे लड़े नहीं, उनसे झगड़े नहीं, क्योंकि वो आपको हार्म भी कर सकते हैं। आप उन्हें दें आपके पास जो भी है और फिर आप आगे चले जाएं शांति से। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, पर डेफिनेटली रात को अकेले आना सेफ नहीं है। सबसे ज्यादा क्राइम स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का होता है? क्राइम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में क्रेडिट कार्ड स्कैम तो होता ही है। इसके अलावा अगर आप अकेले आ रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि आप मैप्स को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप नए हैं, तो वो देख सकते हैं आपके चेहरे पे कि आप यहाँ के नहीं हैं, तो आपको चाकू दिखा के या फिर आपको बंदूक दिखा के आपका सामान लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने साथ में कुछ पैसे रखें और आप उनको देखिए। उस टाइम पे पुलिस कोई हेल्प वगैरह करती है? डेफिनेटली वहाँ पर पुलिस काफी एक्टिव है। अगर आप जाएंगे और आप उनको रिपोर्ट लिखाएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सके। इसके साथ साथ में आपकी कैंपस सेफ्टी को भी आप बात करें। अगर आपके कैंपस के आसपास इस तरह की कोई वारदात हुई है, अगर आप उन्हें जाके बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो भी आपकी काफी सपोर्ट करते हैं। इंडियन फूड की बात करें या देसी वाइब्स की बात करें, तो वो सब चीजें यूएस के अंदर कैसे मैनेज होती हैं? इंडियन फूड की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से कहाँ जाना है। कुछ समय के बाद आप सीखते हैं कि जैसे अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो पटेल ब्रदर्स, कुछ इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हर जगह हैं, चाहे आप किसी भी शहर में हैं, क्योंकि यूएस के अंदर जैसे कि हम जानते हैं इमिग्रेंट्स का काफ़ी आना जाना रहता है, इंडियंस काफ़ी वेल सेटल्ड है, तो ऑलरेडी वहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स काफ़ी हैं, आप वहाँ से ग्रोसरीज लेके अपना कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स हैं जैसे केसर वी, वो होम डिलीवर भी करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे साथ में, क्योंकि कुछ $35 $50 के ऊपर वो फ्री डिलीवरी कर देगा, फिर $10 to $15 बचते हैं, तो साथ में बच्चे ऑर्डर करते हैं, फिर आप खुद का भी ऑर्डर कर सकते हैं। विदिन 2-3 डेज डिलीवरी हो जाती है। देसी खाना मिल जाता है? देसी खाना मिल जाता है, पर वो जो हमें स्पाइस की आदत होती है, जिस हमें तड़के की आदत होती है, वो वहाँ नहीं है क्योंकि काफ़ी अमेरिकनाइज्ड है, मिर्ची कम डालते हैं, मसाले कम डालते हैं। पर अक्सर इंडियन फूड जितना इंडिया में पसंद किया जाता है उससे ज़्यादा अमेरिका में भी पसंद किया जा रहा है। जैसे कि अगर बात करें चिकन टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला, चना मसाला, वो काफ़ी पसंद किया जाता है, तो वो हमें वहाँ ईजिली मिल जाता है। नॉनवेज वाले आइटम तो मेरे हिसाब से सारे मिल ही जाते हैं, क्योंकि जी। चिकन वगैरह सब इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो मेन इशू आता होगा वेज फूड का, पनीर वगैरह का, ये सब चीज़ों का आता होगा, दालों का आता होगा जी। तो इन सब चीज़ों को फिर मेरे हिसाब से मसाले इंडियन स्टूडेंट्स अपने साथ ही लेके जाते हैं। पहली बारी में तो सब साथ में ही लेके जाते हैं, उसके बाद में फिर आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि आप वहाँ से महंगा खरीदने से आप हैबिचुअल हो जाते हो, तो फिर आप महंगा खरीदने लग जाते हो। फिर आप डॉलर में सोचने लगते हो कि $2 $3 ठीक है ले लो, इससे कम तो क्या ही आएगा। अच्छा, तो फिर आप वो इंडियन INR रुपी माइंडसेट छोड़ देते हो, क्योंकि आप हर चीज रुपी में कन्वर्ट कर रहे हो। ये चाट मसाला जो है, जो यहाँ पे 30 रुपए का है, वो वहाँ पर 200 रुपए का है, पर वो उसके वहाँ रेट है, जो टैरिफ लग के आ रहा है, जो टैक्स लग के आ रहा है उतना है। तो फिर उसके बाद टैरिफ के बाद क्या चीज़ों की प्राइसेस में चेंजेस आए? जी, थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ी हैं और हाइक भी आई हैं, पर जैसे अभी भी हमारे साथ में अगर हम बात करें तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यूनिवर्सिटी भी कुछ फूड अपने कैंटीन्स खोलती है, जिनके अंदर आप फ्री फूड ले सकते हैं, कम प्राइस पे फूड ले सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें इंडियन फूड की, तो भी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको वो कंपनसेट कर देते हैं और आपको थोड़ा कम प्राइस पे दे देते हैं। जब लड़कियां यहाँ मिलती हैं, कॉलेज के अंदर जाती हैं, तो हर लड़कियों के कॉलेज के बाहर एक गोलगप्पे वाला बैठा रहता है, तो जो गोलगप्पे का टेस्ट है, जो पानी बताशे है, तो मुझे लगता है कि आप लोग यूएस में भी मिस करते होंगे। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे गोलगप्पे वगैरह मिलते हैं, जैसे कभी मन कर रहा है कि पताशे खानी है, गोलगप्पे खाने हैं? जी बिल्कुल मिलता है। वो सेम टेस्ट तो नहीं होता, पर मिलता है, थोड़ा कॉस्टली रहता है। ऐसे में हम तो पताशे घर ले आते हैं और फिर खुद ही बना लेते हैं, तो सबका मिलना भी हो जाता है। मिल जाता है जी, जी, गोलगप्पा जी। बना हुआ। जी। ओके, तो अभी तक हमारा जो सारा बातें हुआ, हमने एक नए स्टूडेंट्स के बारे में सोचा। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे स्टूडेंट्स को लेके ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी इंडिया में बैठकर अप्लाई कर रहा है, तो उसे कौन सी एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसको सिर्फ एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो हर बच्चा 10 से 12 या 15 यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि फीस ज्यादा होती है एप्लीकेशन की। ऐसे में हम 3 यूनिवर्सिटी एम्बिशियस मानते हैं, जो कि टॉप वर्ल्ड रैंकिंग 50 के अंदर आती है। उसके बाद में 100 to 150 वाली को हम मीडियम मानते हैं कि मीडियम रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं।
जिनको हम मीडियम रेट पे रखते हैं, देन हम सेफ यूनिवर्सिटीज रखते हैं जो 300 क्यूएस रैंकिंग के बाहर होती हैं। जब वो अप्लाई करे तो वो सिर्फ मीडियम को या फिर सेफ को ना करे, या फिर सिर्फ एम्बिशियस और मीडियम को ना करे, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखे जिसके अंदर वो कुछ बैकअप यूनिवर्सिटीज भी रख रहा है, कुछ मीडियम भी, कुछ टॉप भी, ताकि उसके पास हमेशा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का पोर्टफोलियो, ताकि जब उसको चुनने का वक्त आए तो उसके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावा जब वो अप्लाई करे तो वो ये सिर्फ ये ना देखे कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, वो ये देखे क्या वो उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो किन यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर वो किन एरिया में रिसर्च करके आए हैं, ताकि उसको उस लेवल का एक्सपोजर मिले। तो जब वो करे तो वो इस बैकग्राउंड रिसर्च का भी ध्यान रखे। 2025 और 26 चालू हो गया, 25 खत्म हो गया। जी। ट्रम्प आ गया है, इंडिया और यूएस के बीच बड़ी टेंशन चल रही है, जॉब्स की क्राइसिस है। जी। तो किस 2025-26 के अंदर भी अभी भी क्या यूएस ड्रीम स्टिल एग्जिस्ट करता है? जी, करता है। अगर हम बात करें आज भी यूएस के अंदर जिस तरह की आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आप सिर्फ इंडियंस के साथ ही काम नहीं कर रहे हैं, आप एक अमेरिकन माइंडसेट के साथ भी काम कर रहे हैं जो कि बहुत डिफरेंट है इंडियन से। वो अपने आप को प्रायोरिटाइज पहले करते हैं और बाद में अपने काम को करते हैं। वहीं हम अपने काम को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे और खुद की मेंटल पीस को बाद में करेंगे। कभी अगर हमें कहा गया ज्यादा रुकना है, ज्यादा काम करना है, तो हम करने के लिए रेडी रहते हैं। वहीं एक अमेरिकन माइंडसेट होता है, मैं करूंगा बट उसके साथ में ये मैं डेली हैबिट नहीं बनाना चाहता। तो आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, चाहे वो चाइनीज कल्चर हुआ, डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ में काम करते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप नए लोगों के साथ मिलते हैं तो भी सीखते हैं, उनके साथ काम करते हैं तो भी सीखते हैं। इसके अलावा आप नई टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं। आज जब मैं खुद इंडस्ट्री में गई, मैंने देखा मेरे से जो बहुत सीनियर लेवल पे वीपी हैं, सीवीपी हैं, वो लोग भी एजेंटिक एआई सीख रहे हैं, वो लोग भी एआई के बारे में सीख रहे हैं, उनको भी सिखाया जा रहा है। वहीं मैं जो कि यूनिवर्सिटी से आई हूँ, मेरा भी प्रोजेक्ट एआई ओरिएंटेड है। तो आप देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजीज हैं जो आज शेप कर रही है फ्यूचर को, वो अभी भी वहां पर उसी रैपिड रेट से बदल रही हैं और उन पे काम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग आर्क है और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आर्क है जो हमें वहाँ मिलता है। तो डेफिनेटली वो आज भी एक ड्रीम है और मेरा तो सजेशन है कि इफ पॉसिबल लोगों को उसकी तरफ जाना चाहिए। एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस भी आता है, आप खुद के दम पे करना भी सीखते हैं, इमोशनल ग्रोथ भी होती है, आप प्रैक्टिकल ग्रोथ भी करते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 30,000 रुपए महीने के जॉब से आज आप 3.5 करोड़ रुपए के साल के पैकेज पे पहुंचे हो। तो सबसे पहले तो मेरी आपको बधाई है। दूसरा कि 3 इडियट का एक सीन है जिसमें बोलते हैं कि दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, और दोस्त का यदि 3.5 करोड़ का पैकेज हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। जी। तो जब आपको ये पैकेज ऑफर हुआ, आपके दोस्तों को पता चला, तो उनके रिएक्शंस क्या थे और फैमिली के रिएक्शंस कैसे थे? और आपको जब ये पता चला कि यार अब मैं करोड़पति हो गई हूँ, तो आपको खुद को कैसा लगा? मैंने जाने से पहले जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरी मॉम बहुत चिंतित थी कि मैं जाके कैसा करूँगी। सबने कहा कि क्यों जाना है, एक लड़की को जब एक घर से बाहर भेजते हैं जो कि एकदम सेफ एनवायरनमेंट में हमेशा रही है, सबके मन में झिझक होती है। पर मेरे पापा ने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका, एक बार भी टोका नहीं, और उन्होंने कहा तुझे जाना है, तू जा, मैं सपोर्ट करूंगा, पर क्या इससे तुझे बेनिफिट होगा? मैंने कहा हाँ पापा होगा। तो बोले क्या तेरी 80 लाख की जॉब लग जाएगी? मैंने कहा इससे ज्यादा ही लगेगी पापा, मैं आपको वादा करती हूँ। और आज जब मेरी जॉब लगी, मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें बताया, तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, जो प्राउड फील कर रहे थे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस थी कि जो मैंने वादा उनसे किया था मैंने वो पूरा किया। उनको मैंने वो उनका भरोसा जो उन्होंने मुझ पे किया, मैंने वो उनको रिटर्न में दिया। इसके साथ साथ मेरी मॉम बहुत इमोशनल हो गई। उनको तो भरोसा ही नहीं हुआ मेरी इतनी पैसे की जॉब लग गई, और उन्होंने मेरे दोस्तों से पूछा ये सही तो बोल रही है, इसकी सच में लग गई? सच में नंबर सही है ना? फिर उसके बाद में काफी उनको बहुत ही अच्छा लगा, उन्हें प्राउड फील हुआ। दोस्तों को कैसा लगा? दोस्तों को, जो अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। जिन्होंने इन एंड आउट मेरी जर्नी देखी, उन्होंने दिल खोल के सपोर्ट किया और सीक्रेट पार्टी भी दी, सरप्राइज भी किया। वहीं कुछ लोग डेफिनेटली उस चीज को लेके दुखी हुए, इसका कैसे लग गया है? हाँ ये तो मेरे से भी कमजोर थी, क्योंकि मैं थोड़ा चंचल हूँ, तो मैं ज्यादा अपनी करियर में मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कुछ कर रही हूँ, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करती। ज्यादातर हंसती खेलती मजाक करती ही मैं मिलूंगी। तो जब लोगों को ये पता चला तो थोड़ा उनके मन में आया कि यार हम कैसे करें
कि हमारा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर बच्चा आज एक डिप्रेशन फेज से या फिर एक फाइटिंग फेज से जा रहा है जहाँ पर वो एक जॉब लेना चाहता है। तो ऐसे में सबके लिए डिफरेंट तरह से डिफरेंट लोगों ने लिया, पर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी फैमिली का रिएक्शन था और वो बहुत सपोर्टिव। तेजस्विनी, आपने इतनी सारी बातें करी, बड़ा लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दिया, और मुझे डेफिनेटिव लगता है कि जो आपकी जर्नी है वो बहुत सारे यूथ को इंस्पायर करेगी अपने ड्रीम्स को कैच करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है, कि ट्रम्प हम पे 500% टैरिफ भी लगा देगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। आपने जिस तरह से ग्रोथ करा, एक 30,000 रुपए की जॉब से आप 3-3.5 करोड़ के पैकेज पे पहुंचे हो, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर, यूएस के अंदर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया। थैंक यू फॉर कमिंग इन माय शो। थैंक यू सो मच।